नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है और मैं हूं शेषलता यादव और हम नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। कोतवाली थाना पुलिस ने कोर्ट में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा आरोपी से घटनाक्रम के संबंध में पूछताछ की जा रही है। थाने के हेड कांस्टेबल नमो नारायण ने बताया कि परिवादी रोहिताश शर्मा ने कोतवाली आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि कोर्ट में नौकरी लगवाने के नाम पर इंद्र प्रकाश तिवारी ने उससे 29 लाख रुपए लिए हैं। काफी समय बीतने के बाद भी वह उसकी कोर्ट में नौकरी नहीं लगा पाया और पैसे को लेकर टालम मटोली करने लगा। हालांकि इस दौरान इंद्र प्रकाश ने 5 लाख रुपए उसे लौटा दिए और शेष बचे 24 लाख रुपए की मनाही करने लगा, जिस पर गोवर्धनपुरा हाल रूपबास निवासी आरोपी इंद्र प्रकाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा अनुसंधान प्रक्रिया पूरा कर उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। परिवादी है रोहिताश शर्मा पुत्र रामकिशन शर्मा। इसके द्वारा एक थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी कि मुझसे कोर्ट में भर्ती के नाम पर 29 लाख रुपए ले लिए गए हैं, जिसमें से 5 लाख मुझे वापस दे दिए, 24 लाख मेरे शेष है। जिस पर मुलजिम इंद्र प्रकाश तिवारी पुत्र रतन लाल तिवारी, जाति ब्राह्मण, उम्र 45 साल, निवासी गोवर्धनपुरा, थाना टहला, जिला अलवर, हाल किराएदार भागचंद मीणा का मकान रूपबास को गिरफ्तार किया गया है, जिसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। एनबी थाना क्षेत्र के 60 फुट रोड पर बीती रात एक मकान के अंदर चोरी की नियत से घुसे चोर को चोरी करना भारी पड़ गया। जहां मकान मालिक ने चोर को पकड़कर उसकी पिटाई कर उसे पुलिस को सौंप दिया। जहां पुलिस ने चोर की तबीयत खराब होने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। मकान मालिक ने थाने पर चोर के खिलाफ शिकायत दी है। मकान मालिक 60 फुट रोड निवासी सिंटू सैनी ने बताया कि बीती रात 3 बजे घर में सब सो रहे थे, तब एक व्यक्ति घर में चोरी की नियत से घुसा। इस दौरान नीचे कमरे में सो रहे बच्चे चोर को देखकर जाग गए। बच्चों ने जैसे ही हल्ला मचाया तो चोर ने उनको चाकू दिखाकर डराना धमकाना शुरू कर दिया। उसके बाद चोर की सूचना मिलने पर वह नीचे बच्चों के पास आया। तब तक चोर टावर पर चढ़कर नीचे कूद गया। इससे उसके हाथ पैर में लग गई, जिसे बाद में पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चोर को थाने ले गई। चोर के पास 2 मोबाइल और एक थैला था जो चोर ने मकान से चोरी किया था। वहीं एनबी थानाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि मकान मालिक द्वारा उनके घर में चोर घुसने की सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चोर को पकड़ लिया। चोर ऊपर से नीचे कूदा, तब उसे चोट आई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मारपीट की अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। करीब 4 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि 60 फीट रोड स्थित सिद्धार्थ नगर में एक कोई चोर पकड़ रखा है। मौके पे गए तो एक व्यक्ति घायल अवस्था में था। लोगों ने बताया कि ये चोरी कर रहा था और ऊपर टावर से कूद गया, जिसको हॉस्पिटलाइज करवाया गया है और मकान मालिक सिंटू सैनी द्वारा एक रिपोर्ट दी गई है, जिस पर प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। सर, इसके तहत मारपीट की भी घटना हुई है क्या? नहीं, ऐसा कुछ विशेष मारपीट का नहीं। ये टावर से गिरने के कारण इसके चोट आने का कारण प्रथम दृष्टया आया है और जांच जारी है। फिलहाल सर इसके क्या बताया, जैसे प्राथमिक उपचार? इसका प्राथमिक उपचार हॉस्पिटल में चल रहा है और इसका एक्सरे वगैरह करवा गया जो नॉर्मल है। ये कल रात को तकरीबन 3:30 बजे घर में चोर घुसाया था मेरे। वो बच्ची और लड़का नीचे सोया हुआ था, मैं ऊपर सो रहा था। एकदम से बच्चे घबरा के आवाज़ दी। उन्होंने बच्चों को बोला चक्कू मार दूंगा, चिल्लाए मत। और जैसे ही हम उसके पीछे भगे, वो टावर में से कूद के नीचे गिर पड़ा। उसके हाथ पैर में लग गई और हमने फिर उसको पुलिस वालों को सूचित किया। पुलिस वाले आए, पुलिस वालों ने कहा इसको हॉस्पिटल पहुँचाओ। हॉस्पिटल पहुँचाने के बाद में फिर उसने हम एडमिट करवाया है उसको। सुबह सर हमने 5 बजे रिपोर्ट करवा दी। कोई सामान वामान ले जाने की फिलहाल? हाँ, 2 फ़ोन पाए हमारे जेब में उसके, और एक थैला पाया था हमारा। क्या था थैले में? थैले में तो छोटा मोटा सामान था, लेकिन उसको पता नहीं था क्या है। 2 मोबाइल थे हमारे उसकी जेब में, और 1-2 मोबाइल उसके पास पहले से थे चोरी के किए हुए। एक स्क्रीन टच था, एक सादा था। रिपोर्ट दी थी थाने पर आपने? रिपोर्ट सुबह 5 बजे हमने रिपोर्ट करवा दी। उसके बाद में चोर भी सौंप दिया गया? चोर हॉस्पिटल में पुलिस वालों को सौंप दिया हमने। और 2 फ़ोन मोबाइल जो उसके पाए थे वो भी सौंप दिए। और यहाँ पे वो अब हमको ला के बैठा दिया है, पता नहीं क्यों। हम इस चीज़ से मतलब आपने चोर पकड़वाया, उल्टा आप भी बैठा रहे? हाँ, यहाँ बैठा रखा है। 2 घंटे हो गए, 1 घंटा हो गया बैठे हुए। क्या कारण है? कारण कुछ भी नहीं, बता नहीं रहे। कह रहे हैं कि अगर रिपोर्ट करवाओगे तो थाना तहसील में जाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा, गवाह करवानी पड़ेगी और बैठो थोड़ी देर।
अब घंटा भर हो गया, पता नहीं क्यों बैठा रखा है हमारे को, काम धंधे वाले आदमी हैं हम। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान की सह प्रभारी अमृता धवन ने कहा है कि कांग्रेस के नेता सचिन पायलट के मामले में अंतिम निर्णय राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लेंगे। उन्होंने ये बात मंगलवार को अलवर में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। सचिव अमृता धवन अलवर के एक दिवसीय दौरे पर आई हैं और यहां वे पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए सभी जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की जीत से कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और कार्यकर्ताओं का विश्वास भी बढ़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी विभाजन की राजनीति करती है और कर्नाटक की जनता ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि राजस्थान में पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, सरकार भी अच्छा काम कर रही है और कांग्रेस की जो नीतियां हैं वह प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रही है। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की पुनः सरकार बनेगी। कर्नाटक की जीत के आधार पर आगामी राज्य छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के रोड मैप के सवाल पर उन्होंने कहा कि कर्नाटक खड़गे का गृह राज्य है और उन्होंने भी एक कार्यकर्ता के रूप में वहां काम किया है। इसलिए राजस्थान सहित अन्य राज्यों में होने वाले चुनाव में प्रत्येक नेता, पार्षद और विधायक को एक कार्यकर्ता की तरह काम करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि चुनाव वाले राज्यों में 6 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी आम जनता को भ्रमित करती है, झूठ बोलती है और आम जनता में जहर फैलाने की कोशिश करती है। ऐसे में पार्टी के कार्यकर्ताओं को सजग रहना होगा। बीजेपी की बातों का जवाब कांग्रेस सरकार की योजनाओं और आमजन के लिए की जा रही नीतियों से देना होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट विवाद पर उन्होंने कहा कि सभी कांग्रेस के झंडे के नीचे चुनाव लड़ेंगे और पार्टी का झंडा ही सबसे प्रिय है। पार्टी संगठन का सबसे पहला मकसद यह है कि पार्टी को राजस्थान में वापस लाना है। जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उन राज्यों को भारतीय जनता पार्टी से बचाना है। कांग्रेस पार्टी 2024 की रूपरेखा तैयार कर रही है और उसी के आधार पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तोड़फोड़ कर अपनी सरकार बना ली। सचिन पायलट द्वारा आंदोलन की चेतावनी के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस मामले पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने संज्ञान ले रही है। इस संबंध में राजस्थान प्रभारी रंधावा और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को फैसला लेना है। जो एमएलए अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें टिकट दिया जाएगा और जहां बदलाव की संभावना होगी वहां टिकट भी बदला जाएगा। राजस्थान सरकार के एक मंत्री राजेंद्र गुड़ा द्वारा अपनी ही सरकार पर 40% कमीशन के आरोप के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार गांधीवादी सरकार और इसलिए गांधीवादी तरीके से पूरा चुनाव लड़ा जाएगा। कर्नाटक चुनाव में चर्चा में रहे बजरंग बली के सवाल पर उन्होंने कहा कि बजरंग बली सबके है, किसी पार्टी विशेष के नहीं है। कर्नाटक के चुनाव में बजरंग बली ने अपनी गदा से बीजेपी को पस्त कर दिया और कांग्रेस की अच्छे बहुमत से सरकार बनाई है। इधर पार्टी के संगठन पर बोलते उन्होंने कहा कि जिन जिलों में पार्टी का संगठन तैयार नहीं है वह जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करनी है, उनके संगठनों का विस्तार करना है और मंडल स्तर पर रूपरेखा तैयार करनी है। आमजन को जोड़ने के लिए डोर टू डोर कार्यक्रम चलाए जाएंगे। देखिए, आज अलवर जिले का दौरा था और कल से मैंने अपना दौरा स्टार्ट किया है जो जिले मुझे आवंटित हुए हैं, जिसमें कल दौसा से शुरू करके आज अलवर किया है। हर जिले में एक दिन रहेंगे, सभी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, संगठन की मीटिंग होगी, जितने भी हमारे प्रत्याशी रहे हैं या जीते हुए एमएलएज हैं, पार्षद हैं या कोई भी जनप्रतिनिधि है, सबसे बातचीत होगी, संवाद स्थापित होंगे। संगठन को और कैसे मजबूत करना है, कैसे संगठन का विस्तार होना है, जिन जगहों पे विस्तार की जरूरत है, और इसके साथ साथ हर व्यक्ति को जो सरकार की योजनाएं हैं, पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, उनको हम लोग आने वाले समय में रूपरेखा देने वाले हैं कि जितने भी कार्यक्रम हैं वो डोर टू डोर पार्टी के शुरू करें। आपके पास जितने जिले हैं मैडम, उन जिलों में किस तरह आप अगला रोड मैप देखते हो? कोई भी राजस्थान पूरा आपके पास है, इस तरह से कितनी सीटें बढ़ा पाओगे आप अगली बार? इस तरह मुख्यमंत्री रिपीट करेंगे या फिर कोई चांस दिखता नहीं? आपके नजरिए से कुछ और हो सकता है, हमारे नजरिए से कुछ और ही होगा। और पार्टी का बहुत अच्छा काम चल रहा है। कांग्रेस की जो योजनाएं हैं वो लोगों को पसंद आ रही हैं, लोगों का दिल जीत रही है। राजस्थान मॉडल पूरा देश देख रहा है और कर्नाटका की जीत के बाद कहीं ना कहीं एक उत्साह और एक कॉन्फिडेंस बढ़ा है पार्टी के अंदर, क्योंकि बीजेपी की जो विभाजनकारी नीति है और जो राजनीति है उसको कर्नाटका की जनता ने जवाब दिया है। लोग समझ गए हैं कि भाजपा का एक ही कार्यक्रम होता है कि सरकार किसी की बने, उसको तोड़फोड़ करके दूसरे की सरकार बनाने का प्रयास करते हैं। वो इस तरीके की राजनीति से तंग आ चुके हैं। लोग वापस से कांग्रेस को जिताना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस की योजनाएं इस तरीके की योजनाएं हैं कि और 5 साल चलेगी तो राजस्थान के हर घर तक पहुंच जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने कहा कि हम कर्नाटक का रोड मैप राजस्थान, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्य जहाँ चुनाव एमपी में चुनाव होने उसको फॉलो करेंगे।
किस तरह का रोड मैप था वो, और किस तरह आप इसको राजस्थान में लागू करें? देखिए, बहुत ही माइक्रो लेवल पे काम किया गया है कर्नाटका के अंदर, और क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी का होम स्टेट है, तो उन्होंने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे एक कार्यकर्ता की तरह उस स्टेट में समेट लिया। तो हर नेता को, हर विधायक को, हर पार्षद को, जो पंचायत समिति के चेयरपर्सन हैं, जितने भी लोग हैं, जितनी भी हायरार्की है, सभी को एक कार्यकर्ता की तरह काम करना पड़ेगा। और जितना हम लोग जनता के बीच में उन योजनाओं को लेके उसका प्रचार प्रसार करेंगे, देखिए जनता ने मन बनाया है कि कांग्रेस को लाना है, लेकिन अगले 6 महीने जिस तरीके से भाजपा की राजनीति रहती है, भ्रमित करना, झूठ बोलना, तोड़ना, उस राजनीति से बचने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता को एकदम डटे रहना होगा और कांग्रेस की योजनाओं नहीं। देखिए, एक कांग्रेस, देखिए भाजपा जैसे तो हम है नहीं, जहाँ पे मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कह दिया तो पूरी पार्टी में कोई चू भी नहीं करेगा, ऐसी पार्टी तो नहीं है हमारी। हमारी पार्टी में सबकी राय ली जाती है, प्रदेश के लोगों की भी राय ली जाती है, CWC की भी राय ली जाती है, सीनियर लीडर्स की ली जाती है, प्रभारियों की ली जाती है। तो ये तो अच्छी बात है, डेमोक्रेसी में तो अगर राय लेके बात की जाए तो ये तो अच्छी बात है, इसमें गलत कर्नाटका में कांग्रेस सरकार जीती, लेकिन भाजपा आ गई। अब भाजपा के खिलाफ वोट पड़ा और कांग्रेस भी गया। राजस्थान में ऑलरेडी कांग्रेस है, खिलाफ वोट पड़ा तो, और जो पायलट कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, वो तो सरकार खिलाफती पैदा कर रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी को और हवा दे रहे हैं। देखिए, पार्टी का काम इतना मजबूत होना चाहिए कि कोई भी कमी जो है या कोई भी त्रुटि उसको पार नहीं कर पाए। हमारा काम है पार्टी के जरिए लोगों तक पहुंचना, और लोग कांग्रेस को राजस्थान में पसंद करते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो जो 5-5 साल वाली राजनीति थी वो नहीं दिख रही है जमीन पे। जमीन पे लोग कह रहे हैं कांग्रेस को आना चाहिए वापस। पायलट त्रुटि है, बात किसी एक व्यक्ति की त्रुटि की नहीं है, बात है कि कोई भी अगर त्रुटि है, भले वो पायलट बुरा नहीं मनवाए, आप उसको जैसा देखना चाहे वो आपकी मर्जी है। मैंने जो कहा है, मेरे शब्द से आप खेलना चाहेंगे वो भी आपकी मर्जी है, आप स्वतंत्रता है, मीडिया पूरा स्वतंत्रता है। अगले लेकिन मेरे शब्द जो है वो आपको भी पता है कि मैं क्या कह रही हूँ। संगठन सबसे ऊपर है, संगठन को मजबूत करना इस दौरे का मकसद है। ये जो बड़े डिसीजंस हैं वो रंधावा जी पे और AICC प्रेसिडेंट पे छोड़ दें तो ज्यादा बेहतर होगा। अगले 15 दिनों में आप टिकट बदलेंगे, आपको लगता है? आपको ऐसा लगता है? देखिए, AICC का सर्वे होता है, प्रदेश में बहुत सारे सर्वे किए जाते हैं चुनाव से पहले। जो MLAs अच्छा काम कर रहे हैं निश्चित रूप से वो रिपीट होंगे, लेकिन अगर हमें कोई बात सामने आती है तो देखेंगे किस तरीके से जमीनी हकीकत है। विनेबिलिटी हमारा क्राइटेरिया है, हमें जीतने हैं MLAs ताकि हमारी सरकार। अगले 15 दिनों में आपकी पार्टी में काफी फेरबदल संभव लगता है, क्योंकि 15 दिन का वक्त दिया है पायलट ने, पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पार्टी का 5 साल का कार्यकाल जनता को रास आ गया। ये क्या आपको भी लगता है बतौर कार्यकर्ता? देखिए, मीडिया ट्रायल कर रहा है, जो भी कर रहा है, मीडिया ही सब तय कर रहा है, मीडिया ही जज है, मीडिया ही एडवोकेट है, हम आपकी बात मीडिया ही केस को रख रहा है, तो मैं इसमें क्या जवाब दूं? नहीं, आप मीडिया पे थोपना चाहते तो आपकी आजादी, आपको आजादी है। आप थोड़ी आजादी मेरी भी रहने दीजिए। कार्यकर्ताओं की बात बता सकते हैं आप कि क्या असल में ऐसा पार्टी ही सर्वोपरि है या एक नेता कोई सर्वोपरि नहीं है? वो तो संगठन ही सर्वोपरि होते हैं, उसमें तो ये तो राजनीति का सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि पार्टी ही सुप्रीम है, पार्टी से बड़ा तो कोई नहीं होता है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो। पार्टी के बाद इनके साथ ये भीड़ नजर नहीं आई, कहने का मतलब पायलट। ये तो आप देखिए उनके जाकर, मैं क्या कह सकती हूँ। अभी तो सब कांग्रेस में ही है भाई, सब कांग्रेस में है, कांग्रेस परिवार में है। पायलट जैसे कितने ही लोग अगर कोई रैली निकालना भी चाहें तो कांग्रेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक ही बात आप 400 तरीके से भी पूछेंगे, मेरा जवाब यही है कि पार्टी की वापसी हो रही है, सरकार की वापसी हो रही है, और कहते हैं कि जब घोड़े पे दाव लगाना होता है ना, तो जीते हुए घोड़े पे दाव लगाना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी इस समय जीता हुआ घोड़ा है। जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, वहाँ मंत्रियों पे सबसे ज्यादा सवाल खड़े होते हैं। क्या असल में आपको राजस्थान में भी लगता है कि मंत्रियों को टिकट काटना बहुत जरूरी है पार्टी की रिपीट? देखिए, ये तो बहुत, मैं मानती हूँ कि इतना जल्दी ये सवाल है, हमारे मंत्री सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं अगर कुछ होगा तो मंत्री लोग अपने क्षेत्र में खुद उसको देखेंगे। माहौल भी है कि भ्रष्टाचार में भी अच्छा काम हो रहा है। कहाँ पे? राजस्थान में जितनी क्लीन सरकार है, मैं मानती हूँ कि पूरे देश में नहीं है। बहुत अच्छे से काम सरकार कर रही है, और एक इतने लोग अरेस्ट भी हुए हैं, तो सबका अपना अपना एक नजरिया होता है देखने का। आज के दिन अलवर में सबसे ज्यादा एक कलेक्टर की चर्चा है इस वक्त, आज के दिन। मैं देखो सरकार तो चला नहीं रही हूँ, मैं संगठन में काम करती हूँ। आप मुझसे सरकार चलेगी कैसे, इसके जवाब मैं नहीं दे सकती। आपकी सरकार के मंत्री है राजेंद्र घोड़ा, उन्होंने कहा बीच में जो डिवाइडर है, जहाँ दो पार्टी के कार्यकर्ता बट जाते हैं पायलट और गहलोत के खेमे में,
आप वो भी कोई मैसेज दे के जा रही है कार्यकर्ताओं को, कुछ कह के जा रही है? देखिए, कांग्रेस का झंडा सर्वप्रिय है और कांग्रेस के झंडे में हम सबको काम करना है। यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो जनजाति कांग्रेसी हैं और ऐसे कई हजारों लाखों लोग हैं राजस्थान के अंदर जो पार्टी को सुनिश्चित करके वापस लाना चाहते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि इस देश को अगर बचाना है, प्रदेशों की राजनीति को अगर बचाना है, तो भाजपा को सरकारों से दूर रखना ही पड़ेगा। उसके लिए हमें एकजुट होना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ राजस्थान की कांग्रेस की बात नहीं है, ये देश को बचाने की बात है। क्योंकि अगला साल 2024 है और 2024 से पहले हमारी ये तीनों महत्वपूर्ण प्रदेश, चाहे छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, अब राजस्थान भी है, इन तीनों में वापस आना मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं 2024 की रूपरेखा भी तैयार करता है और आएंगे। छत्तीसगढ़ में भी बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार, राजस्थान में कर रही है, आप देखिएगा मध्य प्रदेश में भी हम लोग वापस आएंगे। वहाँ पर भी भाजपा ने अपना जो उनका एक ही तरीका है, सरकार तो लोगों ने हमारी ही बनाई थी, कर्नाटका में भी लोगों ने सरकार कांग्रेस की ही बनाई थी, पर तोड़फोड़ की राजनीति भाजपा करती है, जिसको लोगों ने नकार दिया। 3 महत्वपूर्ण प्रदेश आपने बताए, आपकी पार्टी के बड़े नेता सचिन पायलट ने भी 3 मांगे सरकार के सामने रखी है, आपको लगता है कि वो जायज मांगे हैं, माननी चाहिए सरकार को? देखिए, रंधावा जी ने इसके ऊपर अपना पार्टी लाइन इशू कर दिया है और दिल्ली से ही उन्होंने किया था। मैं मानती हूँ कि एआईसीसी इसका संज्ञान ले रही है पूरे मुद्दे का। अब आगे जो चर्चा होगी वो एआईसीसी के प्रेसिडेंट करेंगे और इंचार्ज साहब मिलकर करेंगे। राजस्थान को लेकर आपकी मीटिंग हुई थी, इसमें आप 3 से प्रभावित थे, रंधावा जी थे, अध्यक्ष थे, उसमें क्या तय किया गया कि हम फाइल को निकालेंगे या नहीं, अगर वो छोड़ के जाना चाहें छोड़ दें? देखिए, वो मीटिंग जो थी वो संगठन से केंद्रित मीटिंग थी। संगठन में किस तरीके से प्रदेश की कार्यकारिणी का विस्तार होना है, पीसीसी सेक्रेटरी अपॉइंट होने हैं, हमारे जिन जिलों में जिलाध्यक्ष नहीं है हमने वो पूरा करना है, जिन जगहों पे हमारे ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है हमने पूरी टीम को कंप्लीट करना है। वो पूरी मीटिंग संगठन के तौर पे केंद्रित थी कि संगठन को कैसे मजबूत करें और कैसे जो रिक्त पद है उनको भरकर और आगे की लड़ाई के लिए तैयार किया। शहर के एसएमडी सर्किल के रेड लाइट सिग्नल पर तेज और अनियंत्रित गति से गाड़ी चलाते हुए वैन चालक ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी, जिसमें स्कूटी चालक नीचे गिरकर घायल हो गया। टक्कर लगने के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन चालक मौके से वैन सहित फरार हो गया। कालाकुआं हाउसिंग बोर्ड निवासी घायल हरीशचंद्र साहू ने बताया कि वह हनुमान सर्किल से कार्य कर वापस अपने घर लौट रहा था। रास्ते में एसएमडी सर्किल के रेड लाइट सिग्नल पर वैन चालक ने लापरवाही व तेज गति से वैन चलाते हुए उसे टक्कर मार दी, जिसमें उसकी स्कूटी क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बारे में वहां मौजूद ट्रैफिक पुलिसकर्मी को अवगत कराया गया, लेकिन उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि थाने पर जाकर रिपोर्ट दर्ज करा दो। मैं भी आ रहा था, वो भी आ रहा था, तो एसएमडी के चौराहे पे और मार के टक्कर में साइड से चल रहे थे दोनों, वो पीछे था, मैं आगे था, वो तो टक्कर मार के भग दिया, शीशा टूट गया। उसका शीशा टूट गया, मेरी सारी गाड़ी टूट गई, मैं गिर पड़ा। तो मेरे लगी है घटना कहाँ की है? एसएमडी। पुलिस वालों से कही कि साहब ऐसे टक्कर मार के थाने में जाओ, रिपोर्ट लिखाओ। अच्छा, तो आप रिपोर्ट लिखवाने आए थे? हाँ। तो कहाँ के निवासी हैं आप? कालाकुआं हाउसिंग बोर्ड। अच्छा, तो वहाँ से कहाँ जा रहे थे? मैं हनुमान सर्किल गया था, हनुमान सर्किल से वापस आ रहा था। वापस आ रहे थे, ये एसएमडी पे घटना हुई है? एसएमडी पे घटना हुई है। तो ये जो रेड लाइट छूटती है इस पे, रेड लाइट पे, हाँ रेड लाइट छूटती है वो तेज, उसके बाद, हाँ उसके बाद वो तेज भगा के ला रहा था। हाँ। भवानी तोप स्थित मिनी सचिवालय का उद्घाटन होने के बाद अब यहाँ धीरे धीरे विभागों की शिफ्टिंग होना शुरू हो चुकी है। अधिकांश कार्यालयों में कामकाज शुरू हो चुके हैं, जिसमें अलवर जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं अन्य विभागों के कार्यालयों का सारा सामान शिफ्ट होने के बाद अधिकारी अब यहाँ बैठकर परिवादियों की समस्या को सुनने में लगे हुए हैं। हालांकि कार्य सुचारू रूप से होने में अभी 1 सप्ताह का समय लगेगा, लेकिन अब जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारियों से मिलने के लिए पुराने कलेक्ट्रेट जाना नहीं पड़ेगा। अब मिनी सचिवालय में एक ही छत के नीचे सभी ऑफिस उपलब्ध रहेंगे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सुरेश खिची ने बताया कि मिनी सचिवालय बनने से सभी ऑफिस में काम शुरू हो गया है। पुलिस के सभी सेक्शनों ने अपना काम शुरू कर दिया है। पुराने ऑफिस से ज्यादातर सामान नए कार्यालय में आ चुका और पूरी तरह काम सुचारू होने में 2-4 दिन लग जाएंगे। उन्होंने बताया कि सभी सेक्शन शिफ्ट कर दिए गए हैं। अब पुलिस से संबंधित सारे काम शिफ्ट किए हुए हैं, ऑफिस में ही होंगे। उन्होंने बताया कि जो भी परिवादी अपनी समस्या लेकर आ रहा है, उनकी समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण करने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। आज जो अलवर में नया मिनी सचिवालय जो बना है, उसमें आज से काम चालू हुआ है। पुलिस के जितने भी हमारे सेक्शंस थे वो सब ने अपना अपना काम चालू कर दिया है। वहाँ से लगभग हम जो पुराना ऑफिस था वहाँ से जितने भी ऑफिस से उनका सामान आ चुका है। हालांकि पूरी तरह से कार्य करने में भी थोड़ा 2-4 दिन का टाइम लगेगा, लेकिन लगभग हमने काम चालू कर दिया है। सभी डिपार्टमेंट यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं? हाँ, लगभग सारे सेक्शंस जो भी हैं इस पर ऑफिस के जितने भी सेक्शंस हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स अपने
उनको सबको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है। LHV ANM संघ ऑफ राजस्थान की ओर से मंगलवार को CMHO कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। धरने में सभी LHV और ANM मौजूद रही। जिला अध्यक्ष शीला यादव ने बताया कि सरकार को कई बार मांगों से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक सरकार ने उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया है। इसलिए मजबूरन LHV और ANM संघ ऑफ राजस्थान को धरने पर बैठना पड़ा है। उनकी मांग है कि पदनाम परिवर्तन और LHV की ग्रेड पे 4200 और ANM की ग्रेड पे 3600 रुपए की जाए। इसे लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। हमारी राजस्थान सरकार से मुख्य तो हमारी दो ही मांग है, पदनाम परिवर्तन और 3600 पे ग्रेड ANM की और LHV की 4200 पे ग्रेड। और हमारा प्रांतीय स्तर पर धरना 1 तारीख से 1 मई से शुरू हो गया और हमने यहाँ पर अलवर ज़िले में आज से धरना शुरू किया है। जो राजस्थान सरकार से हमारी बार कम से कम 2 साल से हम बार लिखित में दे रहे हैं कि हमारा पदनाम परिवर्तन तो कम से कम कर ही दे, क्योंकि इसमें हमारा सरकार का कोई वित्तीय भार नहीं है, लेकिन सरकार ने उस पर भी ध्यान नहीं दिया। आखिरकार हमें धरने का, हड़ताल का स्टेप उठाना ही पड़ा और यही हमारी मांग है। और सरकार यदि इस मांग को पूरा करती है तो हम अपना धरना समाप्त कर देंगे। अलवर जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष सहित 6 पदों पर और 5 कार्यकारिणी सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान 26 मई को होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव कार्यक्रम जारी करते हुए बताया कि 26 मई को मतदान से पूर्व 15 मई को अस्थायी मतदाता सूची जारी कर 16 मई को अस्थायी मतदाता सूची पर आपत्तियां मांगी गई हैं। 17 मई को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। 18 व 19 मई को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। 19 मई को ही नामांकन पत्रों की जाँच की जाएगी। इसके बाद 20 मई को उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। 23 मई को दोपहर 1 बजे तक नाम वापस लिए जाने के बाद शेष उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। 26 मई को प्रातः 8 बजे से सायं 4 बजे तक मतदान किया जाएगा। वहीं 26 मई को ही चुनाव के बाद सायं 5 बजे से परिणाम घोषित करने तक मतगणना की जाएगी। आज जिला अभिभाषक संघ अलवर के निर्वाचन की घोषणा कर दी गई, जो 26 तारीख को मतदान कराया जाएगा। मतदान की निम्न शर्तें हैं। 15/5, 16/5, 23 को प्रातः 8 बजे से 1 बजे तक लिस्ट यहाँ चस्पा कर दी गई। 16 तारीख तक आपत्ति ली जाएंगी, प्रकाशन की आपत्ति ली जाएंगी। 17 तारीख को फाइनल वोटर लिस्ट चस्पा कर दी जाएगी। 18/5 को सुबह 8 बजे से शाम 1 बजे तक, 19/5 को सुबह 1 बजे से 8 बजे से 1 बजे तक प्रत्याशी अपना फॉर्म भर सकते हैं। 20 और 23 तारीख को 9 बजे से 1 बजे तक विड्रॉल का समय रखा गया है। 23 तारीख को फाइनल प्रत्याशियों की लिस्ट चस्पा कर दी जाएगी। 26 तारीख को प्रातः 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। उसके बाद 1 घंटे विश्राम के बाद 5 बजे से मतगणना प्रारंभ कर दी जाएगी और रिजल्ट परिणाम आने तक जारी रहेगी। किस किस पद को लेके? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, संयुक्त सचिव और पुस्तकालय सचिव और 5 कार्यकारिणी सदस्यों का मतदान होगा। क्या शुभ नाम है आपका? अमर सिंह यादव। मेरे सहयोगी श्री राउत साहब और राजेंद्र जी जैन रहेंगे। बाकी टीम मंडल की टीम बात बनाएगी। हमारे मतदाता जो अभिभाषक मतदाता हैं उनको अनुरोध किया है कि मतदान के दिन अपना आई कार्ड साथ लेकर। नेहरू युवा केंद्र अलवर और राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण समिति द्वारा बहरोड स्थित अहिर धर्मशाला में 1 दिवसीय पर्यावरण संरक्षण के तहत एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पर्यावरण संरक्षण समिति के संयोजक कमल सिंह यादव रहे। नेहरू युवा केंद्र अलवर के यूथ मंडल अध्यक्ष राजेंद्र मीना ने बताया कि संगोष्ठी की थीम पेड़ लगाना आम बात, पेड़ बचाना खास बात के स्लोगन के साथ पेड़ पौधों और जीव जंतु के बारे में चर्चा की गई। वहीं आगामी समय में सघन वृक्षारोपण और स्मृति वन बनाने के बारे में सहमति जताई गई। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता मनोज यादव, दीपक यादव, पुष्पेंद्र, संजय, अभिषेक सहित अनेक युवा साथी मौजूद रहे। राष्ट्रीय पर्यावरण समिति के द्वारा और नेहरू युवा केंद्र के द्वारा एक समिति का आयोजन हुआ पर्यावरण संरक्षण के बारे में, जिसमें इन्वायरमेंट और प्रोटेक्शन के तहत आगामी दिनों में सघन वृक्षारोपण और इसके लिए काम किया जाएगा, इसलिए आयोजन किया गया।
देर शाम आए आंधी तूफान के बाद बानसूर कस्बे में करीब 3 से 4 घंटे तक बिजली गुल रही, जिसके कारण भीषण गर्मी के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं देखा जाए तो बिजली संबंधित कारोबारियों का कामकाज नहीं हो पाया। इन दिनों आंधी तूफान के चलते बिजली के पोल तथा तार टूटने की शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर विद्युत पोल तथा विद्युत लाइन की मेंटेनेंस के चलते करीब 3 घंटे बिजली काटी गई। वहीं बिजली से हो रहे हादसों को लेकर विभाग के अधिकारियों के आदेश पर क्षतिग्रस्त विद्युत पोल हटाए जा रहे हैं और ढीले तारों को टाइट किया जा रहा है, जिसके चलते क्षेत्र में बिजली कटौती की गई। रेणी उपखंड और आसपास के इलाकों में सोमवार रात्रि को आए आंधी तूफान के बाद भारी नुकसान देखने को आया है। यह तूफान शाम लगभग 6 बजे से रात्रि 3 बजे तक रुक रुक कर चलता रहा। पाटन, आदुका, माचाड़ी, गढ़ी सवाई, पिनान कस्बे सहित अन्य जगहों पर चले अंधड़ से लोगों के आशाने उड़ गए। वहीं अनेक जगहों पर विशालकाय वृक्ष धराशायी हो गए। साथ ही विद्युत पोल तथा कई जगह ट्रांसफार्मर सहित लाइनें टूटकर धूमिल हो गई। जानकारी के अनुसार तूफान के वक्त रेणी उपखंड क्षेत्र के निकटवर्ती ग्राम पहड़ावती में सरकारी अस्पताल के सामने अज्ञात कारणों से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आसपास के ग्रामीणों और दमकल की सहायता से लगभग 3 घंटे में आग पर काबू पाया जा सका। गौरतलब है कि आग से किसी जान माल की हानि नहीं हुई। खेड़ली कठुमर क्षेत्र में रात्रि 9 बजे शुरू हुई तेज आंधी तूफान से लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। तेज रफ्तार से आई अंदर से दुकानों के बाहर लगे त्रिपाल, होर्डिंग्स, टीन शेड उड़ गए। वहीं लोगों के घरों की छतों पर रखे सामान हवाओं में उड़ते नजर आए। वहीं तेज आंधी के चलते जगह जगह विद्युत पोल और पेड़ धराशायी हो गए, जिससे फाल्ट आने लगे और करीब 9 घंटे तक खेड़ली शहर की विद्युत सप्लाई बंद रही। इससे बीमारियों सहित लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं क्षेत्र की विद्युत सप्लाई बंद होने के चलते क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या पैदा हो गई। कठुमर थाना क्षेत्र के गांव बिसली में मंगलवार दोपहर विद्युत शॉर्ट सर्किट होने से ईंधन और चारे में आग लग गई, जिस पर खेड़ली से पहुंचे दमकल कर्मियों और ग्रामीणों की मदद से काबू पाया गया। गनीमत यह रही कि आग की लपटों से आसपास बने मकानों को बचा लिया गया। फायर ब्रिगेड कर्मचारी अंकुश शर्मा ने बताया कि बिसली गाँव में आग लगने की सूचना मिली, जिस पर फायर ब्रिगेड टीम के रामराज सैनी, राजेश विक्रम दमकल की गाड़ी से पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। यह आग अमरचंद के चारे और ईंधन के बाड़े में लगी थी। इस आग की सूचना पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। महावर वैश्य महिला विकास समिति की ओर से मंगलवार को नंगली सर्किल के समीप स्थित महावर भवन में निःशुल्क हड्डी जांच शिविर लगाया गया। इस दौरान कमर दर्द, सर्वाइकल, घुटने दर्द सहित हड्डी रोगों से संबंधित मरीजों की डॉक्टरों द्वारा निःशुल्क जांच की गई। वहीं दवाइयां भी निःशुल्क दी गई। समिति अध्यक्ष शिवानी गुप्ता ने बताया कि समिति द्वारा निःशुल्क हड्डी जाँच शिविर लगाया गया है, जिसमें जयपुर से आए हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बाबूलाल बैरवा और डॉक्टर संदीप सैनी द्वारा हड्डी रोग से संबंधित बीमारी वाले मरीजों की निःशुल्क जाँच की गई। समिति द्वारा मरीजों को निःशुल्क दवाई, जेल, जोड़ों की पट्टी सहित सभी जरूरी सामान निःशुल्क दिया जा रहा है। शिविर में हड्डी रोग से जुड़े करीब 100 मरीजों को जांच कर परामर्श दिया गया। हम महावर वैश्य महिला विकास समिति की ओर से निःशुल्क हड्डी जांच रोग का शिविर लगा रहे हैं, जिसमें कि जयपुर से डॉक्टर बाबूलाल बैरवा जी आए हैं और अलवर के डॉक्टर संदीप सैनी हैं, जो फिजियोथेरेपी का थेरेपिस्ट हैं। किस तरह का इलाज दिया जा रहा है मरीजों को? उसमें निःशुल्क हमारे जैसे दवाइयाँ हैं, जेल है, जिनके जैसे प्रॉब्लम है, नी कैप है, हड्डियों की पट्टी, ये हम निःशुल्क देंगे जिनको भी ज़रूरत होगी। कितने रजिस्ट्रेशन और कितने लोगों के लिए? 100 लोगों का रजिस्ट्रेशन है और करीब हमें उम्मीद है कि मतलब 90 से 100 लोग आएंगे और काफ़ी हमारे अभी आ भी चुके हैं। 10 से 15 तो स्टार्ट हो चुके, अभी 10 बजे सभी का निःशुल्क उपचार हुआ। समाचारों में वक्त तो चला, अब एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबर तक।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत और अब चलते हैं खबरों की ओर। शहीद स्मारक पर मंगलवार को ब्रजभूमि कल्याण परिषद के तत्वाधान में भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे भैरव सिंह शेखावत, जनरल करियप्पा की पुण्यतिथि और अमर शहीद सुखदेव की जन्म जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर ब्रजभूमि कल्याण परिषद के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर पंकज गुप्ता ने कहा कि लाजपत राय के शहीद होने के पश्चात भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने भारत की नेशनल असेंबली में बम फोड़ा था और इनकलाब जिंदाबाद और देश की आज़ादी के नारे लगाए और अपनी गिरफ्तारी दी थी, जिसके बाद तीनों को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया गया और तीनों को फांसी की सजा दी गई। भारत मां के लालों ने अल्पायु में ही हंसते हंसते अपने प्राण देश के लिए न्यौछावर कर दिए थे। ऐसे राष्ट्र भक्तों के लिए ब्रजभूमि की ओर से अमर शहीदों को याद किया गया। वहीं पूर्व सैनिक कैप्टन उमराव लाल सैनी और पूर्व सूबेदार गंगादत्त यादव ने कहा कि जनरल करियप्पा भारत के पहले जनरल थे। कश्मीर में जब आज़ादी के बाद पाकिस्तान के सैनिक और घुसपैठिए घुस आए थे, उस समय जनरल करियप्पा ने घुसपैठियों और पाकिस्तानी सैनिकों को दूर तक धकेल दिया था। उस समय भारत की सेना लाहौर तक कब्जा करने और पाकिस्तान को सबक सिखाने को तैयार थी, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत की सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। वहीं नगर अध्यक्ष यशवंत कुमार गुप्ता ने कहा कि भैरव सिंह शेखावत आजाद शत्रु के नाम से मशहूर थे, जिन्होंने अंत्योदय योजना चलाई थी, जिसे विभिन्न राज्यों में बाद में पूरे भारत में लागू किया गया। गीता परिवार के जिला अध्यक्ष अश्वनी जावले ने बताया कि भारत की युवा पीढ़ी को अमर शहीदों से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन में राष्ट्रभक्ति का संचार करना चाहिए। भरतपुर के जिला पार्षद जगत सिंह सुंदरावली ने कहा कि शहीदों के लिए समाज को उनके बलिदान और समर्पण को हमेशा याद रखना चाहिए। भूमि कल्याण परिषद के तत्वाधान में आज शहीद स्मारक पर हम इकट्ठे हुए हैं और महान क्रांतिकारी सुखदेव, जिन्होंने बहुत अल्प आयु के अंदर और अपना देश के प्रति न्यौछावर हो गए थे और मात्र जो है 27-28 साल की उनकी उम्र थी और जो है वो शहीद हो गए थे राष्ट्र के लिए। और जो लाला लाजपत राय थे, साइमन कमीशन आया था और उसमें लाठीचार्ज हुआ था और लाजपत राय जी की जो है लाठीचार्ज में मृत्यु हो गई थी, वो शहीद हो गए थे। उसका बदला लेने के लिए जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन्होंने जो है और उसका बदला लिया था और उस बदला लेने के बाद में इनको एक साथ फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया था। तो आज जो है उनकी जो है जन्म जयंती है, हम उनको नमन करते हैं। जनरल करियप्पा जब भारत आज़ाद हुआ 1949 में उनको जनरल बना गया, तो वो देश के पहले जनरल थे। जब हमारे देश के ऊपर पाकिस्तान के गुरों ने युद्ध किया, हमारे देश के ऊपर कश्मीर में बहुत आगे घुस आए, तो उन्होंने ये अपना बेड़ा उठाया, अपनी फौज को तुरंत कश्मीर में भेजा और कश्मीर में भेज करके उनको बहुत पीछे धकेल दिया। इन बिटवीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनको वहीं पर रोक दिया। अगर आगे कुछ दिन और रह जाता, पूरा पीओके हमारा होता। उस टाइम पर थोड़ा सा चूक हुई प्रधानमंत्री से और उसके पीछे रह गए। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, उत्कृष्ट काम किया था, फौज के लिए बहुत अच्छा, देश के लिए बहुत अच्छा था। उसके बाद में उनको दूसरा फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई थी। आज माननीय भैरव सिंह जी शेखावत, जो हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति थे, की भी पुण्यतिथि है और हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बाबू साहब के नाम से प्रसिद्ध भैरव सिंह जी की शेखावत के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। उन्होंने 1977 में राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और पहली बार अंत्योदय योजना, जिसका कि उद्देश्य था कि विकास को और आर्थिक सहायता को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। अंत्योदय योजना को बाद में देश में सभी राज्यों में इसको फॉलो किया गया, अलग अलग नामों से इसको सभी राज्यों ने लागू किया और आज भी यह योजनाएं चल रही है। इसके अलावा मुझे याद आता है कि इनका जब उपराष्ट्रपति का चुनाव था तो इनके बारे में ये न केवल भाजपा में रहते हुए बल्कि सारे जो भी विरोधी किसी भी तरह से हो, किसी भी पार्टी के हो, इससे कोई मतलब नहीं था। इनके मित्र हर जगह थे। उत्तर में मित्र थे, दक्षिण में मित्र थे, पूर्व में मित्र थे, पश्चिम में मित्र थे। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से इनकी दोस्ती और इनका भाईचारा देखने लायक था। अलवर जिले के खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में संचालित बच्चों के पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में रविवार रात आग लगने से एक मजदूर बुरी तरह से झुलस गया, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है। फिलहाल गंभीर रूप से झुलसे व्यक्ति का इलाज टप्पूकड़ा के एक निजी अस्पताल में
कराया गया। पुलिस दखल के बाद घायल को अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इस घटना का खुलासा घायल के अलवर पहुंचने पर हुआ है। जानकारी के अनुसार खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र के प्लॉट नंबर F1015 में श्री राम एंटरप्राइजेज में बच्चों के पटाखे बनाने का काम किया जाता है, जिसमें देर रात मध्य प्रदेश के गुना जिले का रहने वाला राकेश काम कर रहा था। तभी अचानक किसी कारण से आग लग गई। आग लगने से राकेश बुरी तरह झुलस गया। इसी फैक्ट्री में तीसरी मंजिल पर काम कर रही कौशल्या को उसके पति के झुलसने की खबर लगी तो आनन फानन में ही कंपनी में काम करने वाले मजदूरों ने राकेश को खुशखेड़ा के निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी जुटाई। जांच अधिकारी वीर सिंह ने बताया कि रात को सूचना लगने के बाद घायल व्यक्ति को खुशखेड़ा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसका प्राथमिक इलाज करने के बाद सोमवार दोपहर 3 बजे उसे अलवर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। फिलहाल घायल व्यक्ति की हालत नाजुक बनी हुई है। अभी किसी की भी तरफ से मामला दर्ज नहीं करवाया गया है। मामला दर्ज होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं घायल राकेश की पत्नी कौशल्या ने बताया कि उसका पति करीब 2 साल से इस फैक्ट्री में काम कर रहा है। फैक्ट्री में बच्चों के पटाखे बनाने का काम किया जाता है। आग किस तरह से लगी इसका अभी पता नहीं चल पाया है। रात को ही फैक्ट्री मजदूरों के साथ मिलकर उसने अपने पति को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। उधर भिवाड़ी नगर परिषद के फायर ऑफिसर नरेश कुमार मीणा ने बताया कि खुशखेड़ा में पटाखा बनाने वाली किसी भी फैक्ट्री के लिए उनकी तरफ से NOC जारी नहीं की गई है। अगर इस तरह की फैक्ट्री चल रही है तो वह पूरी तरह से अवैध चलाई जा रही है। वहीं तिजारा SDM महेंद्र सिंह यादव ने बताया कि उनके पास खुशखेड़ा में पटाखा फैक्ट्री में व्यक्ति के झुलसने की किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं है और खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में पटाखे की फैक्ट्री चल रही है, इसकी भी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। घायल राकेश की बहन लक्ष्मी ने बताया कि झुलसी अवस्था में भी फैक्ट्री मालिक उसके भाई को अस्पताल नहीं भेज रहा था और दबाव डाल रहा था कि इसका घर पर ही इलाज कराओ। उसने डॉक्टर भी भेज दिया था, लेकिन हम उसका इलाज अलवर कराना चाहते थे और उन पर काफ़ी दबाव बनाया। इसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत की और शिकायत के बाद पुलिस दखल से उसे अलवर लाया गया है। उन्होंने बताया कि पटाखा फैक्ट्री है जहां चांदी गलाई का काम होता है। अभी थोड़ी देर पहले हॉस्पिटल से सूचना मिली, BSS हॉस्पिटल से कोई आदमी जड़ के भर्ती हुआ है। इस सूचना पे आए हैं तो ये काफ़ी जड़ा हुआ है, जिससे परिजन जैसी रिपोर्ट देंगे उस हिसाब से। कोई कंपनी में कार्य करता था, वहाँ जलने से जलने कारण पता चला सर? जलने से ये तो अभी तो बता रहा, गत्तों में आग वगैरह लगने से उससे जला है। क्या वो केमिकल जो गलाते होंगे तो जो बुझाने गया तो इसी में आग लग गई और इनने कोई ने घर में बंद कर दिया, कोई ने नहीं दिया। किसने बंद किया? जी मालिक ने हमसे को नहीं बोली और हम गए तो हमकी धमकाने लगे। वो मैं 8 बजे गई, जब वो 10 बजे भर्ती करवाया मैंने। तो आपने पुलिस को सूचना नहीं दी? पुलिस वाले का आने ही नहीं देने दी है। वो तो मैं मम्मी को धमकाया, छोटी बहन को धमकाया। किसने धमकाया मम्मी? उनने, जो मालिक ने, कंपनी वाले। हाँ, जो छोटी बहन से बोली तो मैं रापट दूंगी, यहाँ से नाटक मत करो। मेरा हाथ पकड़ लिया, उनने आने नहीं दिया। अंदर आप कंपनी में अंदर रहते सब? नहीं, मैं तो कुछ नहीं, कॉलोनी में रहती, हम तो पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने मंगलवार को प्रेस वार्ता का आयोजन कर बहरोड विधायक को भ्रष्टाचारी और डकैत बताया है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इसका सरगना बताया। उन्होंने कहा कि राजस्थान के सभी कांग्रेस विधायकों को गहलोत ने खुली लूट की छूट दे रखी है। साथ ही सभी विभागों में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। क्षेत्र में सड़कों का काम हो या फिर स्कूल खेल किट का, सभी में 100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला किया गया है। इस मामले में उनके द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, DGP, ACB सहित विभागों में शिकायत की गई, लेकिन अब तक उसकी कोई जांच नहीं हुई है। बहरोड के ढिंढोर में राजस्थान की सबसे बड़ी ITI को बने 4 साल हो गए, लेकिन अब तक चालू नहीं हो पाई है। अगर ITI शुरू हो जाती तो अब तक हजारों स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल जाता, जिसका खामियाजा बहरोड की जनता को भुगतना पड़ रहा है। कल मैं दौरे पे था तो मुझे पता लगा कि बच्चे एक स्कूल के अंदर बहुत इकट्ठे हो रहे थे। इतनी धूप में इतने बच्चे क्यों इकट्ठे हुए? तो मैं स्वतः ही बिना किसी के उसके चला गया। क्यूरियोसिटी रही भाई देखो, तो मैंने पूछा बच्चों से, आप लोग क्यों खड़े हुए? तो बोले साहब एक गाड़ी आई थी, ये बैट बल्ला लेकर के, तो गाड़ी तो भाग गई और सामान कमरे में उतार गई और प्रिंसिपल ताला लगा के भाग गया। फिर वो ACB उसके दिमाग में ये बात थी कि लोग कोई होंगे नहीं, उस ताले से सामान को सारा वही मुख्य जो है सरगना, जो सारा ये कुकर्म कर रहा है। इसके साथ माँ बाप भी पछता रहे होंगे कि ऐसी औलाद को शिक्षा भी होते हुए और ऐसा कर्म कर रहा है, तो इससे ज़्यादा शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। इतना मैं पहुँच गया तो देखा कि मैं सबसे पहले तो एक अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जितने भी प्रिंसिपल हैं इस शिक्षा के मंदिर में है,
ये जरा से ट्रांसफर के डर के मारे और इतना गलत कर्म ना करे, इतना ज़बरदस्त भ्रष्टाचार ना करे कि उनके जीवन में आने वाले में उनकी पीढ़ियाँ में उनको माफ़ नहीं करे। क्या हो जाएगा? ट्रांसफ़र हो जाएगा तो ईमानदार रहे, कल हमारी सरकार आएगी, उनको वापस ले आओ। पर कम से कम इतने तो अपने चरित्र को जिंदा रखें कि पूरा का पूरा सब चांद पूजे घपला हो रहा, पूरी रात प्रिंसिपल आया है, चाबी लाया है, पीटीआई आया है और सारा नकली सामान हटा के और दूसरा सामान वहाँ रखा गया हर स्कूलों में। एक ही स्कूल में पकड़ में आए, बाकी में तो रात को कावड़ बना रख के चले गए। और साथ में जो बलजीत का सबसे बड़ा दलाल है, अगर उसका हिम्मत है किसी में, उसका अकाउंट भी चेक किया जाए तो सबसे जो कलेक्शन करना था, जो COPD की जो पोस्ट के लायक भी नहीं है, उसको वहाँ लगा रखा है। कोरोना में भी दाल चावल सब खा गया और उसके अकाउंट से पैसे भी ट्रांसफर हुए। तो इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार, पहले तो मुझे फिर दोबारा से आपके माध्यम से शिक्षाविदों को कहना चाहता हूँ, ट्रांसफ़र के चक्कर में ऐसा गलत काम मत करो। बांसुर कस्बे के नारायणपुर रोड पर स्थित बीरबल मेमोरियल TT कॉलेज में SUPW कैंप चौथे दिन हुई रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक कदम स्वच्छता की ओर, पर्यावरण संरक्षण, पानी बचाओ पृथ्वी बचाओ विषयों पर रंगोली सजाई गई। निर्णायक कमेटी द्वारा महर्षि दयानंद सरस्वती ग्रुप को प्रथम पुरस्कार और स्वामी विवेकानंद ग्रुप को द्वितीय पुरस्कार दिया गया। इस मौके पर इंजीनियर जयसिंह मीना, निदेशिका अंजू मीना ने भी अपने विचार व्यक्त किए। प्राचार्य डॉक्टर महेश चंद ने विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कॉलेज के छात्र छात्राएं तथा अध्यापक मौजूद रहे। हिंडौन पुलिस ने गो तस्करों पर कार्रवाई करते हुए गोवंशों से भरे एक ट्रक को जब्त किया है। इस कार्रवाई के दौरान 2 गो तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से 1 देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने गो तस्करों को पीछा करते हुए हिंडौन के बैंक ऑफ बड़ौदा के पास इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने सभी गोवंशों का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर उन्हें गोपाल गौशाला भिजवा दिया। गुरु गोरखनाथ सेवा समिति के महंत राजूनाथ महाराज और समस्त साधु संतों की टोली सूरा के निवासी स्थान शिवाजी पार्क अलवर पहुंची, जहां उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा कि उनका नाम सदा रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में उज्जवल रहेगा। वहीं निर्मल सूरा ने सभी साधु संतों के आवाभगत कर परिवार सहित दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की सेवा के लिए जो भी उनसे बन पड़ता है उसके लिए वे हमेशा तत्पर रहते हैं। ये सब ईश्वर की देन है। ईश्वर ने उन्हें जितना काबिल बनाया है उतनी सेवा राष्ट्र हित में, हिंदुत्व हित में, सनातन धर्म हित में, मानवता के लिए करनी चाहिए। गौरतलब है कि ज्ञान यज्ञ एवं विशाल पद दंगल का आयोजन लक्ष्मणगढ़ तहसील के गोठड़ा धाम में गुरु गोरखनाथ सेवा समिति के सानिध्य में 20 जून से 21 जून तक किया जाएगा। आज शिवाजी पार्क अलवर में साधु संतों की मंडली ने घर पहुंचकर दिया आशीर्वाद। महंत श्री राजूनाथ जी महाराज, जो कि महंत है श्री गुरु गोरखनाथ सेवा समिति, जिनके सानिध्य में ज्ञान यज्ञ विशाल पद दंगल आयोजन गोठड़ा धाम तहसील लक्ष्मणगढ़ में दिनांक 20 जून से 21 जून 2023 तक का आयोजन किया जा रहा है। दिनांक 21 जून 2023 बुधवार पूर्ण आहुति एवं भंडारा प्रातः 11 बजे होगा। तो साधु संतों के इस मुखार बिंदु से जो आशीर्वाद दिया गया, मैं अभिभूत हूँ। और साधु संतों के द्वारा जो वाणी कही गई वो एक अमृत वाणी होती है, अमृत विचार होते हैं, ईश्वरीय कृपा होती है। मैं इतना कहना चाहूँगा कि जीवन में हमें जो ईश्वर ने दिया है वह उसी का है, हमारा कुछ भी नहीं है। और ईश्वर को समर्पण भाव से यदि हम कुछ कार्य निमित्त करते हैं तो वह हमारा कुछ ऋण ईश्वर के प्रति जो है वो कम होता है। किंतु जिसने हमें इस दुनिया में मानव रूप में पैदा किया है उसके प्रति हमारे जो भाव हैं वह हमें समर्पण करने चाहिए। और आने वाले इस 21 जून के भंडारे में हम सबको, हिंदू धर्म, सनातन धर्म के लोगों को, भक्तजनों को वहाँ पर पधार कर प्रसादी ग्रहण करनी चाहिए और धर्म की आस्था को बढ़ाना है और सनातन धर्म को सुरक्षित करना है। यही ईश्वरीय आदेश है, यही हमारे देश की भावना है, क्योंकि यह सनातन की भूमि है, धर्म की भूमि है। और हिंदू राष्ट्र होना हमारे लिए गौरवान्वित महसूस करता है, क्योंकि ये हिंदुओं का देश है। यहाँ देवी देवताओं ने जन्म लिया है,
विश्व की ऐसी कोई धरा नहीं है जहाँ पर देवी देवताओं ने जन्म लिया हो। मात्र एक हिंदू राष्ट्र है, भारत की यह धरती है, हिंदुस्तान की यह धरती है, यहाँ देवी देवताओं ने जन्म लिया है, इसलिए इसे हिंदू राष्ट्र के नाम से जाना जाता था और आज भी जाना जाता है और आगे भी जाना जाता रहेगा। मैं इतना ही कहूँगा कि आप सब सनातन धर्म की रक्षा करें, हिंदू राष्ट्र की रक्षा करें और विदर्भियों से डटकर मुकाबला करना है। आने वाले अभी आपने देखा होगा केरला के चुनाव को मद्देनजर देखते हुए मैं घोर भर्त्सना करता हूँ। वहाँ पर पाकिस्तान के नारे लगाए गए, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो इस तरह की व्यवस्थाओं पर अंकुश लगना चाहिए। आने वाले विधानसभा 2023 को राजस्थान को मद्देनजर रखते हुए इन चुनावों में राम राज्य की स्थापना राजस्थान में होना सुनिश्चित किया जाना चाहिए और हिंदुओं को। भाबरू थाना इलाके के रामपुरा खुर्द गांव में घर के बाहर एक ट्रैक्टर ने अधेड़ को टक्कर मार दी। इस हादसे में अधेड़ की मौत हो गई। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर धरना शुरू कर दिया। उन्होंने सड़क पर पत्थर आदि डालकर जाम भी लगा दिया। सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश की, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़ गए। बताया जा रहा है कि स्थानीय निवासी प्रहलाद अपने मकान से बाहर जा रहा था। मकान से थोड़ी दूरी पर एक ट्रैक्टर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में प्रहलाद की मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों में रोष व्याप्त हो गया। ग्रामीणों ने सड़क पर पत्थर डालकर जाम कर दिया। सूचना पर डीएसपी और भाबरू थाना प्रभारी मैं जाप्ते के मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश की। मौके पर भाजपा के पूर्व प्रदेश महामंत्री कुलदीप धनखड़, विराटनगर डीवाईएसपी संजीव चौधरी, भाबरू थाना प्रभारी धर्म सिंह गुर्जर ने लोगों को समझाने की कोशिश की। इस दौरान ग्रामीणों ने मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता राशि दिलाने की मांग की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह एवं किसान आयोग के उपाध्यक्ष दीपचंद खेरिया के अथक प्रयासों से बने नवीन जिले खैरतल में विशेष अधिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा के बैठने के लिए मंगलवार को 4 जगह चिन्हित की गई। इस मौके पर किशनगढ़ बास एसडीएम गंगाधर मीना ने खैरतल पहुंचकर कृषि उपज मंडी, किसान एग्रो टावर, तहसील और नगर पालिका में जगह चिन्हित की। ये किसी भी स्थान पर बैठकर कार्य कर सकते हैं। एसडीएम गंगाधर मीना ने बताया कि खैरतल जिला अधिकारी के पहले से स्वीकृत किसान एग्रो टावर में व्यवस्था पूर्ण होने पर 4 जगह चिन्हित की गई। मौके पर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी आशुतोष आचार्य, कृषि उपज मंडी सचिव सुरेंद्र सैनी, खैरतल थाना अधिकारी अंकेश कुमार, नगर पालिका कनिष्ठ अभियंता मोतीलाल वर्मा, उप तहसीलदार रामकिशन, गिरीश डाटा, उमेश गोदरा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। राष्ट्रीय सब जूनियर और जूनियर बालक बालिका पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन 12 से 17 मई तक तमिलनाडु में किया जा रहा है, जिसमें मंगलवार को सब जूनियर महिला खिलाड़ी नैन्सी जांगेड़ ने 69 किलोग्राम भार वर्ग में प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक प्राप्त किया है। वहीं जूनियर वर्ग में महक यादव ने 355 किलोग्राम उठाकर इस प्रतियोगिता में 4th स्थान प्राप्त किया है। ये जानकारी दोनों खिलाड़ियों के कोच आशीष जयमन द्वारा दी गई। मेघवाल समाज की ओर से नौगांव में समाज के लोगों की कृषि भूमि पर समुदाय विशेष के लोगों द्वारा अनाधिकृत कब्जा छुड़ाने की मांग को लेकर मंगलवार को मिनी सचिवालय में पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान जिला महासचिव जेपी वर्मा, शीशराम कनौजिया, शिवलाल मेघवाल सहित समाज के दर्जनों लोग मौजूद रहे। महासचिव निहाल सिंह मेघवाल ने बताया कि नौगांव तहसील में समाज के कई लोगों की करीब 22 बीघा जमीन पर समुदाय विशेष के लोगों द्वारा कब्जा किया हुआ है। तहसीलदार नौगांव द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 18,320 के अंतर्गत कार्रवाई कर प्रार्थी गण को कब्जा देने के आदेश दिए हुए हैं। इसको लेकर तहसीलदार नौगांव द्वारा पुलिस उप अधीक्षक को रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है, लेकिन मौके पर समाज के लोगों को अनाधिकृत कब्जा नहीं दिलाया जा रहा है। इसे लेकर जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर समाज के लोगों को उनकी जमीन पर कब्जा दिलाने की मांग की गई। तहसील नौगांव के ग्राम रघुनाथगढ़ में मेघवाल समाज के खातेदार श्री भूरू पुत्र सेवला, शंकर पुत्र शेर खां, सुभान पुत्र बोंक, रूपचंद्रपुर बोंक और रामलाल पुत्र सिमरू की तकरीबन 20-22 बीघा ज़मीन पर मेव समाज के लोगों ने कब्जा किया हुआ है। इसमें सुभान और रूपचंद की ज़मीन का कब्जा तो मेव समाज के लोगों ने छोड़ दिया है। तहसीलदार रामगढ़ ने इसमें प्रकरण में 183 बी की कार्रवाई करते हुए उन लोगों को ज़मीन से बेदखल कर दिया है, लेकिन मौके पर से उनको बेदखल कर और इनको मेघवाल समाज के लोगों को कब्जा नहीं दिलाया गया है। तहसीलदार नौगांव ने इस क्रम में डीवाईएसपी बहरोड के यहाँ एफआईआर भी दर्ज कराई है। नौगांव के अंदर एफआईआर दर्ज कराई है और हमने इस क्रम में कल जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया था। आज हम
एसपी साहब को ज्ञापन दे रहे हैं और हम मांग कर रहे हैं कि पुलिस शीघ्र व्यवस्था करवाकर और उन लोगों को बेदखल किया जाए मौके पर से, और जो हमारे मेघवाल समाज के लोगों पर जिन पे 20-25 साल से अनाधिकृत कब्जा हुआ है उनका कब्जा हटाकर उनको कब्जा दिलाया जाए। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।